सर प्रिपरेशन का अगर बताऊं तो जैसे मेरी पर्सनल जर्नी बताऊं, मैं बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं। शुरुआत आप ही के साथ हुई थी यहाँ पे एनडीए के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट कॉन्फ्रेंस आउट था। फिर मैं लगातार 5 बार स्क्रीन आउट हुआ हूँ। और जब बंदा कोई 4 या 5 बार स्क्रीन आउट होता है तो वो अगला एसएसबी देने का उसकी हिम्मत भी नहीं होती। वो सोचता भी नहीं कि आप किस मोटिवेशन से जाएं, जो उसको पता ही नहीं चलता। टीजीसी के टाइम पे जीटीओ में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, मुझे ब्लड इन्फेक्शन हो गया था। तो उस टाइम वॉमिट कर रहा था मैं, जीटीओ होते टाइम भी वॉमिट किया। तो आजू बाजू लोगों ने कहा कि यार ये थोड़ा गलत हुआ, ये तेरे लिए नेगेटिव फैक्टर हो सकता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जीटीओ को भी पता है, मुझे भी पता है, अगर मेरी इनर पावर उतनी है कि मैं परफॉर्म कर सकता हूँ तो ठीक है। फिर जो भी आंसर मैं दे रहा था उनको, तो मैं ये इंश्योर कर रहा था कि अगर मैं वो आंसर सोच भी रहा हूँ तो उनके साथ आई कॉन्टेक्ट बना के सोचूं। भले वो फेक आई कॉन्टेक्ट हो, लेकिन उनको एक ये लगे कि इसका कॉन्फिडेंस कहीं लूज नहीं हो रहा है, किसी भी आंसर में लूज नहीं हो रहा है। मैं उनसे आई कांटेक्ट बना के रख रहा था और ऑल टाइम उनसे आई कांटेक्ट रखा। बीच में उनका आई कांटेक्ट भी टूटा, लेकिन मैं इंश्योर कर रहा था कि मेरा आई कांटेक्ट ना टूटे। लो बताओ भाई, आईओ का आई कांटेक्ट टूट गया, यहाँ तो कैंडिडेट नजर नहीं मिला पाते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज के इंटरव्यू में हमारे साथ में मुदित शर्मा, और आज आपके सामने एक ऐसा बंदा है जिसने 12th के बाद ही डिसाइड किया था कि उसे आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनना है। बंदे ने एनडीए के लिए तैयारी की, एनडीए क्लियर भी किया, एसएसबी में कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। हार नहीं मानी। हार इसलिए नहीं मानी कि जब कंधे पर 2 सितारे धारण करने की ख्वाहिश हो तो इंसान फिर किसी भी हद को पार कर सकता है। बंदे ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, सीडीएस का एग्जामिनेशन दिया, सीडीएस भी क्लियर किया, पर वहां भी एसएसबी में कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। फिर भी हार नहीं मानी, और आज बंदा आपके सामने डबल रिकमेंडेशन के साथ मौजूद है। मुदित रिकमेंड हुए हैं टीजीसी एंट्री 138 कोर्स में और साथ ही साथ एसएससी टेक 62 में। तो मुदित, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू सर, थैंक यू। मुदित, ये क्या एनर्जी है, क्या डेडिकेशन है जो आपको एकदम फ्लो में बहने को एकदम पोटेंशियल दे रहा है, पावर दे रहा है? सर अगर सिंपल टर्म में कहूँगा तो सिर्फ ये एक इनर कॉलिंग है। जब मैंने शुरुआत की थी आर्म फोर्सेस में आने की, तब से ही ये ठान लिया था कि अगर कुछ भी हो जाए इसको छोड़ना नहीं है जब तक इसमें सिलेक्शन नहीं होता है। इसलिए सिर्फ वो इनर कॉलिंग को लेते हुए अभी तक मैं चल रहा हूँ। ये मेरा 10th अटेम्प्ट था, 10th अटेम्प्ट तक मैं चल रहा हूँ और अभी भी रुका नहीं हूँ। जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता मैं तैयारी करता रहूँगा एसएसबी। जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता मैं एसएसबी की तैयारी करता रहूंगा। और इनर कॉलिंग एक बड़ी बात है बच्चों, क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन हजारों हो सकते हैं। आज आप मोटिवेट हुए, कल आपका मोटिवेशन डाउन हो सकता है, बट अगर इनर कॉलिंग है तो फिर आपको कोई रोकने वाला बिल्कुल। मुदित, समटाइम्स भी सी एनडीए बच्चा देता है, बहुत कम एज में देता है, और उसी टाइम पर अगर उसको सक्सेस हाथ नहीं लगती है तो कई बार डिस्करेज हो जाता है। बंदे अलग अलग स्ट्रीम चूज कर लेते हैं। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? सर इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। पहला तो ये सर, गाइडेंस मुझे बहुत सही मिला। गाइडेंस इन द सेंस कि एनडीए के टाइम ये क्लियर कर दिया गाइडेंस जो दे रहे थे उन्होंने, कि स्ट्रीम ऐसी है जिसके कारण आपको लगेगा कि इसको छोड़ देना चाहिए अगर नहीं हो रहा है तो। इसलिए उस टाइम मुझे ये लगा था, एक बीच में ये भी लगा था, और मेरे एनडीए रिटन क्लियर नहीं भी होते उसके बाद, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता रहा। मुझे ये पता कि कभी ना कभी तो होगा, अभी नहीं तो कभी तो होगा। इसलिए मैं कंटिन्यू करता रहा उस जर्नी को, मैंने हार नहीं मानी उस टाइम। बस तो देखिए, चीजें एक बार में नहीं मिलती है, पर एक बार जरूर मिलती है। यस सर। और मिलती जरूर है, आप मेहनत करते जाइए। मुदित, फिर आपने ग्रेजुएशन कर लिया। यस सर। एसएसबी की जर्नी के बारे में अगर हम बातचीत करें तो कैसे बंदे को एसएसबी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए? सर प्रिपरेशन का अगर बताऊं तो जैसे मेरी पर्सनल जर्नी बताऊं, मैं बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं। शुरुआत आप ही के साथ हुई थी यहाँ पे एनडीए के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट कॉन्फ्रेंस आउट था। फिर मैं लगातार 5 बार स्क्रीन आउट हुआ हूँ। और जब बंदा कोई 4 या 5 बार स्क्रीन आउट होता है तो वो अगला एसएसबी देने का उसकी हिम्मत भी नहीं होती। वो सोचता भी नहीं कि आप किस मोटिवेशन से जाएं, जो उसको पता ही नहीं चलता है। मैं हर अटेम्प्ट में इंट्रोस्पेक्शन कर रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक लैग हो रहा था जिसके कारण मैं स्क्रीन आउट हो रहा था। इसलिए मैं बहुत फ्री माइंड से गया था। नेक्स्ट मेरे 7th अटेम्प्ट में फ्री माइंड था, साइमल्टेनियस वो थे पूरे थॉट्स। उसके कारण पूरा परफॉर्मेंस मैंने रैंडम किया, बिना कुछ सोचे समझे। नॉर्मल परफॉर्मेंस था और फाइनली मैं रिकमेंड हुआ 7th अटेम्प्ट में। तब मुझे लगा कि हाँ, ये 5 अटेम्प्ट जो स्क्रीन आउट के थे वो वेस्ट नहीं हुए, उनसे कुछ ना कुछ जो सीखा वो यहाँ इंप्लीमेंट कर दिया। वो रिकमेंडेशन में काम। हाँ, वो रिकमेंडेशन। तो देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट कॉन्फ्रेंस आउट, उसके बाद लगातार 5 अटेम्प्ट्स स्क्रीन आउट। इतना बड़ा बोझ मुझे किसने शक्ति दी? 5 बार स्क्रीन आउट के बाद तो बंदा हिल जाता है। ये पावर कहाँ से दिया? पेरेंट्स ने कैसे सपोर्ट किया? सर पेरेंट्स तो सिर्फ ये कहते थे कि तुझे जो करना है वो करता रहे, हम तेरे को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ना हम तेरे को ये पूछेंगे कि अब आगे क्या करना है, या नहीं हो रहा है तो कुछ और स्ट्रीम बदल ले। उन्होंने हमेशा ये कहा कि ठीक है, नहीं हो रहा है, अभी वापस आ जा, फिर से ट्राई करना, अभी और अटेम्प्ट है।
तो चाहे मेरा लास्ट अटेम्प्ट भी बच रहा हो एज का, लेकिन वो यही कहेंगे कि अभी और अटेम्प्ट है। इसलिए पेरेंट्स की ये बात अच्छी लगती है कि वो कभी वो फैक्टर अंदर नहीं लाने देते कि कभी बंदा डिमोटिवेट हो जाए। आपको स्टेप बैक नहीं करने देते, आपको डिमोटिवेट नहीं होने देते, हमेशा आपको एकदम हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते। देखिए भाई, पेरेंट्स सबके एक जैसे हैं। आपके पेरेंट्स कभी नहीं चाहते कि आप स्टेप बैक करो, आप डिमोटिवेट हो जाओ। वो हमेशा ये चाहते हैं कि आप लगे रहो, खुद से हिम्मत मत हारिए, क्योंकि खुद के हारे हार है और खुद के जीते जीत। अगर आप मन से जीत रहे हो तो डेफिनेटली एक दिन आपको रिकमेंडेशन मिलेगा। मुदित, ये सारी जर्नी में जब हम बात करते हैं आगे कि भाई स्क्रीन आउट हो रहे थे, तो फिर तो ये जो ओरिजिनल टेस्ट आपके हैं, साइकोलॉजी है, जीटीओ है, आईओ है, इसकी प्रिपरेशन में कितना फोकस कर रहे थे? सर जैसे मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, वो मेरा 2019 में था और मैं 2023 तक स्क्रीन आउट ही हुआ हूँ, 2023 जुलाई तक। तो जब मैं रिकमेंड हुआ था, वो अटेम्प्ट मेरे लिए एज अ फ्रेशर अटेम्प्ट फील हो रहा था, क्योंकि मुझे अंदर की चीज़ें याद तो थी लेकिन उतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं थी किसी भी चीज़ की। तो मैंने वो एज अ फ्रेशर ही परफॉर्म किया। हर टास्क को ऐसा लगा कि पहली बार कर रहा हूँ, तो उस कारण से मैं हर टास्क में बहुत अपना ओरिजिनल परफॉर्मेंस दे पाया। ओरिजिनल परफॉर्मेंस, हाँ सर, वो बहुत ज़रूरी था। इसलिए वो बिल्डअप परफॉर्मेंस नहीं था, वो काम कुछ भी रटा रटाया नहीं था, एकदम बिल्कुल फ्रेश माइंड से बंदा गया। क्योंकि उसके पहले 23 में रिकमेंड हुआ, उसके पहले बंदा 19 में कॉन्फ्रेंस आउट होकर के आया था। बड़ा गैप था। हाँ सर, सब कुछ भूल चुका। यस सर। तो यार दोस्त जो बने वहां पर, उन्होंने किस तरह से ट्रीट किया तुमको? एज अ फ्रेशर या फिर रिपीटर? नहीं सर, वो तो एज अ रिपीटर ही ट्रीट कर रहे थे। वो तो मेरी, क्योंकि जर्नी मेरी बहुत लंबी रही थी उसके पहले तक। वो अनफॉर्चुनेटली स्क्रीन आउट हो रहा था, लेकिन फिर भी यार दोस्त बहुत बढ़िया मिले मेरे को, उनने भी बहुत सपोर्ट किया। दोनों रिकमेंडेशन में उनका बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने बहुत फोर्स किया मुझे, आगे पुश किया, जीडी में पुश किया, जीटीओ में पुश किया। तो उनका बहुत बड़ा फैक्टर था रिकमेंडेशन में, कह सकता हूँ। तो जब आपको अच्छा ग्रुप मिल जाता है, पीयर ग्रुप जब आपका अच्छा होता है, डेफिनेटली आपको आगे बढ़ाते हैं। मुझे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एसएसबी के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज जीटीओ। हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ जीटीओ इन योर एसएसबी? सर जैसा पहले मैंने मेंशन किया कि सर साइमल्टेनियस होना बहुत ज़रूरी है जीटीओ में। मैं अपना एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूँगा। जैसे टीजीसी के टाइम पे जीटीओ में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, मुझे ब्लड इन्फेक्शन हो गया था। तो उस टाइम वॉमिट कर रहा था मैं, जीटीओ होते टाइम भी वॉमिट किया। तो आजू बाजू लोगों ने कहा कि यार ये थोड़ा गलत हुआ, ये तेरे लिए नेगेटिव फैक्टर हो सकता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जीटीओ को भी पता है, मुझे भी पता है, अगर मेरी इनर पावर उतनी है कि मैं परफॉर्म कर सकता हूँ तो ठीक है। उस सब के बाद भी मैंने अपना बेस्ट दिया, पूरा बेस्ट परफॉर्म किया, किसी की हेल्प नहीं ली कि मैं सब में से फील कर रहा हूँ। तो जीटीओ को कहीं ना कहीं ये क्वालिटी दिखी डेडिकेशन की। तो मैं कह सकता हूँ सर, जीटीओ के पास बहुत पावर है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है बाकी को कि ये बंदा है सही, इसलिए ये बंदा सही है। हाँ मुदित, जब बात आती है जीटीओ में कमांड टास्क की, हम जा रहे हैं, किसको बुलाएंगे, कौन हमें बुलाएगा, वो एक मन में, अंतर मन में द्वंद्व चलता रहता है। एक उसी तरह का द्वंद्व है कि आप T20 क्रिकेट मैच में कैप्टनशिप कर रहे हो, आप अगला ओवर किसको देने वाले हो, लास्ट ओवर किसको दोगे, इसी तरह से होता है। व्हाट वाज द सिचुएशन विद यू दैट टाइम? सर उस टाइम भी ये सिचुएशन थी कि किसको बुलाना है। वहाँ पे फ्रेंडशिप इतनी अच्छी हो गई थी कि लोगों को ये लग रहा था कि आप मुझे ही बुलाना, मुझे ही बुलाना, क्योंकि 4 दिन से हम लोग साथ ही में रह रहे थे, 5 दिन साथ में रहे थे। लेकिन मैंने एक चीज़ ठान ली थी कि हर चीज़ को स्ट्रेटेजाइज करके चलना है। तो जीटीओ में मैंने बाकी के लोगों में, कमांड टास्क में ये देखा कि क्या क्या ज़रूरतें पड़ रही हैं। उस हिसाब से मैंने एक हैवी बंदे को बुलाया क्योंकि वो मुझे एज अ लोड काम कर सकता था, और एक लाइट बंदे को बुलाया क्योंकि वो आगे और पीछे जाने में बहुत इजीली तरीके से मूव हो सकता था। तो सर हर चीज को स्ट्रेटेजाइज करना जरूरी है। वहाँ फ्रेंडशिप नहीं देख सकते कि आपको जीटीओ में किसको बुलाना है, कमांड में किसको नहीं, ये जरूरी है सर। तो जब आप जाते हो, दोस्ती सबसे हो जाती है, पर दोस्ती सिर्फ व्यवहार तक ही रखना है। सिलेक्शन में दोस्ती काम नहीं आती है, आपको स्ट्रेटेजी के साथ में कमांड टास्क के अंदर उन्हीं बंदों को बुलाना है जो आपकी एक्चुअली हेल्प कर पाए। मुदित, अगर हम बात करें पीजीटी की, कोई बल्ली लेके भाग रहा है, कोई फट्टा लेके चल रहा है, किसी के हाथ में रोप है, कोई तो गाली गलौज भी कर रहा है, हाउ डिड यू मैनेज दैट ग्रुप? सर पीजीटी में मैंने एक चीज इंश्योर करी थी कि पीजीटी का परफॉर्मेंस, मैं जैसे घर पे कुछ टास्क कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि उस टास्क को कंप्लीट करना है, और उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या आइडियाज दे सकता हूँ। वहां भी मैं सेम सोच रहा था। मैं ये नहीं सोच रहा था कि मुझे अपने आप को जीटीओ की नजर में लाना है, सिर्फ ये सोच रहा था कि इस टास्क मुझे मिला है एज अ कमांडर और एज अ सबऑर्डिनेट, तो मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है। मेरे पास 6 से 7 हेल्पिंग मटेरियल, 6 से 7 लोग हैं और हेल्पिंग मटेरियल है साथ में, तो इसलिए मैं सबको साथ लेके बस टास्क को कंप्लीट करना है, और मैं क्या आइडिया पुटअप कर सकता हूँ, बस उसी में ध्यान दे रहा था। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि जीटीओ के नज़र में अपन कैसे आ सकते हैं, तो वो क्या करें।
इसलिए सर पीजीटी बहुत इजी हो गया था मेरा, हर अटेम्प्ट में पीजीटी एचजीटी बहुत इजी हो गया था। पीजीटी एचजीटी हर अटेम्प्ट में इजी हो गया। हाँ सर, और टीजीसी में हम लोगों ने रिकॉर्ड भी बनाया था पीजीटी को मिनिमम टाइम में करने में, तो इसलिए अप्रिशिएट भी किया था जीटीओ ने। जीटीओ को ये नहीं लगा कि सीखे हुए बंदे हैं, रट्टा मार के आए हैं, पूरे ऑब्स्टेकल सर वो तो जीटीओ को समझ में आ ही जाता है, अपन जितना भी कोशिश कर लो जीटीओ को यह समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं से सीख के आए हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर कि जैसा अपन घर में कुछ टास्क करते हैं तो जनरल सेंस में वही टास्क करना चाहिए, बस लैंग्वेज का ध्यान रखना चाहिए, लैंग्वेज इंग्लिश यूज करो, बाकी टास्क अपना पूरी देसी तरीके से करो। जस्ट यूज इंग्लिश लैंग्वेज देयर एंड पूरा टास्क शिद्दत से करो, शिद्दत से। इसी तरह से करो, इसे घर में कुछ काम करो। हाँ मुदित, आगे अगर हम बात करें पर्सनल इंटरव्यू की, तो पर्सनल इंटरव्यू में आयो साहब, शुरुआत तो फील बड़े अच्छा, ठीक है नरसिंहपुर से आ रहे हो, बढ़िया जबलपुर के पास से आ रहे हो, ग्रिलिंग कहाँ से स्टार्ट हुई? सर अगर मैं सच बताऊं तो मेरी दोनों अटेम्प्ट में उतनी ग्रिलिंग नहीं हुई जितना मैं एक्सपेक्ट करके गया था। मुझे लग रहा था कि मेरी ग्रिलिंग होगी, क्योंकि ऐसा मैं वो जा रहा था, ग्रेजुएट एंट्री में जा रहा था, तो वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बंदे को कहीं ना कहीं फंसाना है, इसने बहुत एक्सपीरियंस देखा है। तो मेरी उतनी ग्रिलिंग नहीं हुई, मेरा मैक्सिमम इंटरव्यू टेक में रहा, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड रहा, आर्मी की नॉलेज से रिलेटेड रहा, और पर्सनल सेंस उतना नहीं रहा लेकिन कंपैरिजन में कम रहा। इसलिए मैं थोड़ा सा वो था, फॉर्चुनेट था कि मेरे इंटरव्यूज भी बहुत इजीली चले गए थे दोनों। तो मतलब बंदों को ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। हाँ। पहले से ये डिसाइड करके मत जाइए कि आपके साथ क्या होने वाला है, Yes. क्योंकि आपके साथ क्या होने वाला है वो तो आयु ही जानता है यस सर। कि वो आपको क्या पूछेगा। बट हाँ, एक चीज जरूर है, अगर आप ठीक से प्रिपेयर होके जाते हो तो आप अपने हिसाब से अपने इंटरव्यू को चला सकते हो। बिल्कुल सर। तो क्या वो की पॉइंट्स है मुदित जो इंटरव्यू के दौरान बच्चे को ध्यान रखना चाहिए? सर बाकी सब तो जैसे आप तो सिखाते ही हैं, मैं एक छोटा सा वो पॉइंट बस देना चाहूँगा जो मैंने नोट किया है मेरे पर्सनल उससे एक्सपीरियंस से। सर जो भी आंसर मैं दे रहा था उनको, तो मैं ये इंश्योर कर रहा था कि अगर मैं वो आंसर सोच भी रहा हूँ तो उनके साथ आई कांटेक्ट बना के सोचूं, भले वो फेक आई कांटेक्ट हो, लेकिन उनको एक लगे कि इसका कॉन्फिडेंस कहीं लूज नहीं हो रहा है, किसी भी आंसर में लूज नहीं हो रहा है। तो मैं उनसे आई कांटेक्ट बना के रख रहा था और ऑल टाइम उनसे आई कांटेक्ट रखा। बीच में उनका आई कांटेक्ट भी टूटा, लेकिन मैं इंश्योर कर रहा था कि मेरा आई कांटेक्ट ना टूटे। लो बताओ भाई, आयु का आई कांटेक्ट टूट गया, यहाँ तो कैंडिडेट नजर नहीं मिला पाते हैं। तो ये मुदित ने एक बड़ी बात बोली है, आपको भी ध्यान में रखना है कि आई कांटेक्ट आप बना के बात कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत कीजिए, क्योंकि सारा खेल टिका हुआ है कॉन्फिडेंस के ऊपर। जब भी आपके सामने कुछ सवाल छोड़े जाएंगे, अगर आपने थोड़ा नर्वस शो किया है, नर्वस हो गए, तो फिर आपकी बात बिगड़ना शुरू हो जाएगी और आयु आपको ग्रिल करना स्टार्ट। हाँ सर। मुदित, दोनों बात हुई साइकोलॉजी। जनरली लोग स्टोरी राइटिंग टेस्ट समझते हैं, खूब स्टोरीज लिखते हैं, इतनी स्टोरीज लिख डालते हैं कि जब साइकोलॉजी टेस्ट में एक्चुअल टीएटी दे रहे होते हैं तो वहां भी घर पे लिखी स्टोरीज याद आती है। आपके साथ क्या कनेक्शन था, क्या आपका इसमें एक्सपीरियंस रहा? सर मेरे साथ भी ये चीज़ें पहले हो रही थी। जब मैं स्क्रीन आउट हो रहा था तो वहाँ भी एक पीपीडीटी लिखना पड़ता है, जैसा पता ही है हमको। तो उसमें भी ये हो रहा था कि मैं प्री कंसीव्ड आइडियाज़ को लिख रहा था। तो मैंने ये नोट किया कि 5 अटेम्प्ट में जब मैं स्क्रीन आउट हुआ, मैंने बहुत सारी चीज़ें एंटिसिपेट करी थी कि यहाँ से अगर ये हो रहा है, ऐसी पिक्चर आ रही है तो आपको ये लिखना है। इसलिए मैं 7th अटेम्प्ट में बिल्कुल ये सोच के गया था कि इन सीटू प्रोसेस है, इन सीटू अपना परफॉर्मेंस होना चाहिए, जो वहाँ हो रहा है वो ही करना है। इसलिए मैं प्री कंसीव्ड आइडियाज़ मैंने एक भी नहीं लिखे। मैंने टीएटी भी बहुत ही स्पॉन्टेनियस रखी है, जो आ रहा था भले वो स्टोरीज उतनी हाई लेवल नहीं थी, लेकिन मैंने अपना पूरा परफॉर्मेंस मीडियम लेवल ही रखा। ऐसा नहीं कि लो लेवल या हाई लेवल रहे। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे फेवर में गई कि परफॉर्मेंस मेरा मीडियम लेवल था। उनको ये भी नहीं लगा कि हाई लेवल रख के मैं कहीं से रट के आंसर्स दे रहा हूँ, इसलिए मैंने वेट भी वैसे ही दिया, एसआरटी भी सेम वैसे ही दिया और टीएटी भी सेम वैसे ही दिया। तो देखिए, मुदित ने बताया कि आपको प्री कंसीव्ड स्टोरीज के साथ नहीं जाना है। जनरली अधिकतर बच्चे यही गलती करते हैं और यही बच्चे मैक्सिमम स्टूडेंट तो पीपीडीटी के अंदर भी करते हैं। हाँ सर। मुदित, साइकोलॉजी तुमने एक ही आंसर में पूरा समझा दिया। आई वांट टू आस्क कि पीपीडीटी के लिए बच्चे को क्या करना चाहिए? सर पीपीडीटी जैसे मैं बताऊं, रिकमेंडेशन के बाद भी मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूं और रिकमेंडेशन के बाद मैं स्क्रीन आउट भी हुआ हूं। तो पीपीडीटी का अगर मैं पर्सनल सेंस में बताऊं तो मैक्सिमम ये भी उसमें लक भी डिपेंड करता है कि आप उस दिन कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपके साथ वो उस दिन क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ओआईआर तो मैक्सिमम बच्चे अच्छा करते हैं, क्योंकि रीजनिंग में मैक्सिमम बच्चे स्ट्रांग होते हैं, पहले से स्ट्रांग होके आते हैं। लेकिन पीपीडीटी ऐसी प्रोसेस है कि अपन को पता नहीं रहता कि आप उस टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम में कैसे आंसर्स देने वाले हो, कैसे रिस्पॉन्सेज देने वाले हो, नरेशन में आप कैसे परफॉर्म करने वाले हो। तो इसलिए ज़्यादा नहीं सोचना है। जब आप पिक्चर का वो लिख रहे हैं स्टोरी, तो सिर्फ उसके बारे में सोचें। जब आप नरेशन दे रहे हैं तो सिर्फ नरेशन के बारे में सोचें। और जब जीडी हो रहा है तो एज अ फ्रेंडली डिस्कशन करने की कोशिश करें।
अगर नहीं हो रहा है, जैसा कि फिश मार्केट बनता है हर बार वो बन रहा है, तो थोड़ा सा बैकआउट होके वेट करें। एक वो विंडो ढूंढें, छोटी सी विंडो सबको मिलती है उस टाइम पे, तो आप मिनी सेकंड की जो विंडो रहेगी उस विंडो में बोलने की कोशिश करें। कोई और ना नोट कर पाए, जीटीओ जरूर नोट करेगा, तो वो आपका एक फेवर हो जाएगा। तो देखिए मुदित ने आपको स्क्रीन इन होने का भी एक लाजवाब और शानदार तरीका बता दिया। फिश मार्केट हो रहा है, थोड़ा सा बैकआउट कीजिए, मिनी सेकंड्स में, पिको सेकंड्स में मौका मिलेगा, यस सर, शेर की तरह दहाड़ मार दीजिए यस सर। और अपने आप को साबित कर दीजिए कि आप इस ग्रुप में हो, आपकी प्रेजेंस वहां साबित हो जाना चाहिए। मुदित, पूरा एसएसबी का आपने अपना एक्सपीरियंस बताया। आखिरी में चलते हैं कॉन्फ्रेंस पर। यस दो कॉन्फ्रेंस आपकी हुई है, टीजीसी कोर्स 138 के लिए Yes, भी हुई है, एसएससी 62 के लिए। कौन सी कॉन्फ्रेंस ज्यादा मजेदार है? सर, मजेदार तो मैं ये कहूंगा जिसने ज्यादा ग्रिल किया वो थी जो टीजीसी 138 की थी। वो मेरा वेटिंग पीरियड लगभग 20 to 25 मिनट चला, और अंदर कॉन्फ्रेंस के अंदर मेरा 10 to 15 मिनट्स उन्होंने ग्रिल किया। जनरली ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर केस में होता है कि 10 to 15 मिनट्स कॉन्फ्रेंस चले। जैसे मेरे एसएससी अटेम्प्ट में मोस्टली हार्डली 1 मिनट चली थी, लेकिन टीजीसी में उनको कहीं ना कहीं डाउट रह गया होगा, तो उन्होंने पूछा कि वाई डू वांट टू ज्वाइन आर्मी। तो ऐसा जैसा सबका ये इनर कॉलिंग का जो आंसर होता है, मैंने भी अपना पूरा आंसर उनको पूरा सुनाया। उन्होंने आंसर सुनने के पहले ही मुझसे कह दिया था कि मुझे इंटरनेट वाला आंसर नहीं चाहिए, तुम्हारा पर्सनल आंसर चाहिए। इसलिए मैंने उनको थरली पूरा एक्सप्लेन किया, मेरे क्या क्या रीजंस हैं, मैं क्या क्या आगे देखना चाहता हूँ, आर्मी में होके मैं कैसा परफॉर्म करूंगा, हर चीज़ मैंने उनको बताई, उनको कन्विंस किया अपने आंसर से। बस ऐसे मेरी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी, और सेकंड कॉन्फ्रेंस बहुत ही नॉर्मल थी मेरी, जैसी होती है। तो देखिए ऐसा होता है भाई कि अगर 15 मिनट भी आपका कॉन्फ्रेंस चल रहा है तो भी आप रिकमेंड हो सकते हैं, और अगर 1 मिनट आपका कॉन्फ्रेंस चल रहा है तो भी आप रिकमेंड हो सकते हैं। दोनों ही चीजों में रिकमेंड होने वाला एग्जाम्पल आपके सामने है। मुदित, लास्ट में चलते चलते फोर्स डिफेंस एकेडमी के बारे में आपका क्या कहना है? सर, फोर्स डिफेंस एकेडमी, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि मेरी आर्म फोर्सेस की जर्नी यहाँ से ही चालू हुई है। यहाँ पे ही मैंने जब कदम रखा था तभी एनडीए की जर्नी चालू हुई थी। फर्स्ट टाइम मैं एनडीए क्लियर करा था, और फॉर्चुनेटली मुझे रिटन के इतने अच्छे टीचर्स मिले थे उस टाइम कि मुझे अभी भी सीडीएस का एग्जाम देता हूँ तो मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ उन नोट्स को रिवाइज करके जाता हूँ, और अभी जो रीसेंट पॉइंट्स हैं उनको ऐड करके जाता हूँ करंट अफेयर के। तो वो नोट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो चीज़ मैं कभी खो नहीं सकता हूँ, ऐसे नोट्स हैं। इसलिए, और सबसे मेन रीज़न वो था। और अगर एसएसबी के पर्सपेक्टिव में देखें तो सर, कर्नल मनोज बर्मन सर जो हैं, उनका भी बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि वो एक फ्रेंडली सा माहौल क्रिएट करते थे जब हम लोगों को पढ़ाते थे। उस टाइम साइकोलॉजी के टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, उस टाइम बीच बीच में अपनी टाइम की स्टोरीज सुनाना, वो सब बहुत इंटरेक्टिव थी। वो अब हमें पता चले कि हाँ, वो चीज़ें भी ज़रूरी थी अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए। तो इसलिए सर, पूरा जो फैकल्टी थी, महेंद्र सर, अक्षय सर, सोनू सर और आप, ऐसे पूरी जो फैकल्टी थी, उन्होंने बहुत मदद करी हम लोगों की उस टाइम सर। इसी सिलेक्शन आया, इसी वी होप कि मुदित, आप जितना मेहनत करके रिकमेंड हुए हैं, आप आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने जा रहे हैं, डेफिनेटली आप फौज में भी इतनी मेहनत करोगे और आप खुद का, परिवार का, फोर्स डिफेंस एकेडमी का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सर। हमारे साथ में थे मुदित शर्मा। आई होप कि इनके इंटरव्यू से आपको बड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा। खूब मेहनत कीजिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती पर एक दिन जरूर मिलती है। दिल लगा करके मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।